हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसके पहले हम लोग जाने थे कुछ इम्पोर्टेंस डेट के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मिड 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी के मध्य में, यानी कब से कब तक, 1750 से 1760 तक के आसपास, 1750 से 60 के आसपास जब हम मैप को देखते हैं, यूरोप के मैप पे, तो वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं रहता। पहले नेशन स्टेट है ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि स्टेट के रूप में नहीं बटा हुआ था, नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य के रूप में, जैसा कि हम आज देखते हैं। जैसे कैसे है आज है कि जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये सब क्या है, अलग अलग नेशन स्टेट बने हुए हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय ये नहीं था। ठीक है, और जो आजकल हम लोग जैसे जर्मनी का हुआ, इटली का हुआ, या फिर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये डिवाइड थे किसमें, किंगडम्स में, यानी वो साम्राज्य के तौर पर थे, राजशाही था, किंगडम्स के रूप में बटे हुए थे। जिसमें कौन थे ये, डचिश लो, डच जो हुआ, और फिर कैंटेनो, ये सभी वहाँ पर रूल कर रहे थे। नहीं, सब डिवाइड था। ठीक है, और जो ऑटोनोमस टेरिटरीज जो हुआ, स्वायत्त जो एरिया हुआ, उसके ये लोग शासक थे। कौन, तो डचीज और कैंटनो। ठीक है, इस तरह से बटा हुआ था। और फिर और इसमें ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप के बारे में बताया गया है, जो पूर्वी और फिर मध्य यूरोप। ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो था, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की, यानी निरंकुश राजतंत्र के अंडर में था उस समय, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप। ठीक है, जो और वहाँ की टेरिटोरीज जो एरिया हुआ, जो क्षेत्र हुआ, वो जिसमें डाइवर्स पीपुल, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ पर रहते थे। सभी का अलग अलग था, भिन्न भिन्न टाइप के थे। ठीक है, डाइवर्स पीपुल थे उन लोग, विविधता था उन लोग में। उस समय क्या था कि कोई भी जो मोनार्क है, मान लीजिए, मानते हैं कि कोई फ्रांस का है रहने वाला, कोई मान के चलते हैं कोई फ्रांस का है, मोनार्क है वो, और फिर वो अगर वह जर्मनी को, ये तो फ्रांस का हो गया, फिर वो जाके जर्मनी पर भी कब्जा कर लिया, वो उसको जीत लिया, और अपने राज्य में अगर वो मिला लिया, तो उसका स्टेट क्या होगा, बहुत बड़ा हो गया। बड़ा तो ज़रूर हो गया, जिसमें क्या हुआ, जर्मनी के कुछ आधा प्रांत मान लीजिए कि फ्रांस में आ गया, तो फ्रांस के लोग भी रहे, फिर जर्मनी के हैं, तो दोनों मिल गए हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते थे जर्मनी में, वहाँ उसका क्या हुआ, कल्चर डिफरेंट था, वहाँ की संस्कृति तो अलग थी ना, और फिर उसका लैंग्वेज भी डिफरेंट था। फ्रांसीसी लैंग्वेज थोड़ा, जर्मन के जर्मनी लैंग्वेज, इसी तरह से दोनों का लैंग्वेज भी डिफरेंट था, वहाँ का रहन सहन भी डिफरेंट था, वहाँ के जो पहनने के लिए पोशाक जो होता है वो भी डिफरेंट था वहाँ के। तो इस तरह से वहाँ के जो राजा था उसी के अंडर में आ जाते थे, और जो जिसके कारण उन लोग क्या होता था कि अपना जो था कलेक्टिव
आइडेंटिटी को शेयर नहीं करते थे, नहीं कर पाते थे वहाँ पर। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया ऑस्ट्रिया और हैंगरी पर। ऑस्ट्रिया और हैंगरी, ठीक है, रूल करने वाला बताया गया ऑस्ट्रिया और हैंगरी के। तो ऑस्ट्रिया और हैंगरी पर रूल करने वाला कौन था? हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग एम्पायर था, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंडर में था, जो कि डिफरेंट रीजन, डिफरेंट पीपल, वहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप के जो जातीय समूह के लोग, वो सब मिलकर बना था। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक कौन सा साम्राज्य था, एम्पायर था? हैब्सबर्ग। जो डिफरेंट टाइप के कल्चर के लोग उसमें रहते थे, रीजन के लोग अलग थे, वहाँ के पीपल भी अलग थे, और फिर अलग अलग जातीय समूह थे, इतने ग्रुप भी था, सब मिलकर बना था। इसमें एक चीज़ है, इसमें एल्पस की टिरोल, फिर ऑस्ट्रिया और सुडेंटेनलैंड, और फिर उसके साथ साथ बोहेमिया भी उसमें शामिल था। ठीक है, और जहाँ की बोहेमिया के अरिस्टोक्रेसी, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वहाँ के, जो जर्मन भाषा बोलते थे। देखो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज था सबका, वो जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है, और हैब्सबर्ग जो एम्पायर जो साम्राज्य उसका हुआ हैब्सबर्ग का, में एक लॉम्बार्डी और वेनेशिया, ये बताया गया है। डिफरेंट टाइप के वहाँ पे किस तरह से थे उसके बारे में बताया गया है। तो एक है हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंडर में, एक है लॉम्बार्डी, लॉम्बार्डी, और एक है वेनेशिया। लॉम्बार्डी और वेनेशिया जो है वो, ये हुआ लॉम्बार्डी, और वेनेशिया है जो वहाँ के लोग का कैसा लैंग्वेज है? इटालियन है, इटली भाषा वहाँ के लोग बोलते थे। ठीक है, और एक और बताया गया इसमें हैंगरी के बारे में। हैंगरी की हाफ पॉपुलेशन, जो आधा पॉपुलेशन, आधा जनसंख्या था, जो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे उन लोग, मैग्यार, स्पीक मैग्यार। ठीक है, और जो आधा लोग रहते थे, जो उनका भी डिफरेंट अदर लैंग्वेज था, उनको दूसरा भाषा बोलते थे हम लोग। ठीक है, थर्ड नंबर में एक और एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया इसमें गलीशिया के जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे, कुलीन वर्ग के, वो बोलते थे पोलिश लैंग्वेज वो लोग बोलते थे, भाषा का यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें पोलिश, तो इस तरह से हम कितने टाइप के देखें। यहाँ डोमिनिक ग्रुप था, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम देखें 3 डोमिनेट ग्रुप, 3 ग्रुप देखें। एक देखें हम फर्स्ट नंबर में लॉम्बार्डी और वेनेशिया के बारे में जाने, जहाँ पर इटालियन भाषा जो बोला जाता था, इटालियन भाषा, और फिर एक हैंगरी में मैग्यार भाषा, और फिर एक गलीशिया में पोलिश भाषा। तो ये 3 डोमिनेट ग्रुप थे, जो एक ही उसके अंडर में जो था, जो मास लेवल पर प्रेजेंट जो किसान जो हुए वो रहते थे, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में किसान रहते थे और खेती भी करते थे। इसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया गया है कि नॉर्थ साइड में
बोहेमियन और स्लोवाक, बोहेमियन और स्लोवाक, और फिर कार्नियोला में स्लोवेंसल, और फिर साउथ में क्रोएट, और ईस्ट की तरफ कौन थे, ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाला वो रोमन पीपल्स थे। ठीक है, तो नॉर्थ साइड में जाने, साउथ साइड में जाने, ईस्ट साइड में जाने, ये सब वहाँ के रहने वाले लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल के लोग थे। तो सोचिए उस समय किस तरह से वो नेशन स्टेट मानते, संभव ही नहीं था। पहले ही बताएं कि कोई राजा अगर है फ्रांस का है और जर्मनी पर कब्जा कर लिया वहाँ जाकर, तो जर्मनी के भी लोग इसी में आ जाएंगे और उससे क्या होगा, उसको पता नहीं चलेगा अपना कि कौन सा राष्ट्र में है कि नहीं है, और जो आएगा वो अपना उस पर कब्जा कर लेता है, उसी को अपने राष्ट्र के अंदर में, अपने देश के अंदर में, अपने एरिया के अंडर में उन लोग के रखता है। ठीक है, इस तरह से उस समय के लोग जब रहता है तो क्या हुआ कि दोनों का डिफरेंट कल्चर रहेगा, डिफरेंट लैंग्वेज रहेगा। तो इतना डिफरेंट रहने पर उस समय हम कहते हैं, उस समय जो पॉलिटिकल यूनिटी थी, यानी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना उतना आसान नहीं था। इतना डिफरेंस रहने के बाद भी लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, राजनीतिक एकता जो था उसको रखना इतना इजली नहीं था, आसानी नहीं था ये रहने का। एक और वहाँ क्या था कि डाइवर्स ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट तरह के समूह को आपस में बाइंडिंग करने के लिए, ओनली फॉर बाइंडिंग के लिए, माने बांधने के लिए एक ही मात्र क्या था लोगों के, तो कॉमन चीज था, कॉमन एलिजेंस के रूप में एक ही निष्ठा था किसके प्रति, तो वहाँ के एम्परर जो सम्राट थे उसके प्रति रहता था कि हमारा ही राजा, इसी के अंडर में रहेंगे। राजा के अंडर में था, कोई देश नहीं था पहले कि इस देश के अंदर में हम हैं। पहले ही बताएं कि कोई फ्रांस का है तो फ्रांस के, आज मान लीजिए कि आज फ्रांस वाला क्या है जर्मनी पर कब्जा हो गया, फिर कुछ दिन में आया तो कोई तीसरा और कोई आया, फिर इसको मिला लिया। तो ये सब क्या हो, देश कभी एक में नहीं हो सकता था कि एक ही देश का है, उसको तो चेंज होते जा रहा है। तो राजा के ऊपर है, वहाँ के जो रूलर हैं, कौन आता है शासक, जो सम्राट जो आएगा नया, उसी पर उन लोग डिपेंड रहते थे, निर्भर रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से उस समय नेशनलिज्म और नेशन स्टेट के बारे में किस तरह से जाने होंगे, आइडिया कैसा उभरा होगा उस समय, उसी के बारे में जानेंगे। तो पहले जानें कि किस तरह से यूरोप में था, उसके बाद किस तरह से वहाँ पर नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद का किस तरह से निर्माण हुआ वहाँ पर। ठीक है, इसको जानने के लिए हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आगे पॉइंट है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इससे हमें पता चलेगा आगे कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म का निर्माण हुआ, वहाँ पर आया नेशनलिज्म। ठीक है, इतना विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे, डिफरेंट कल्चर था वहाँ के, डिफरेंट लैंग्वेज था। तो इन लोगों को किस तरह से एक स्टेट के अंडर में लाया गया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। ओके।